गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नेक्स्ट कुछ सम इम्पॉर्टेंट बेसिक टर्म्स के बारे में सीखेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट नाम से ही क्लियर है कि ये यूनिट है जो किस तरह का चीज़ों का यूनिट होगा, तो मास का यूनिट होगा। इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं। एक होता है यूनिफाइड मास या डाल्टन बोल सकते हैं। एटॉमिक मास यूनिट को हम लोग एएमयू से यूज करेंगे और यूनिफाइड मास को यू। ये मॉडर्न है, पहले एएमयू बोलते थे लोग, अब यूनिफाइड मास स्टैंडर्ड मॉडर्न केमिस्ट्री में इसी को यूनिफाइड मास बोलते हैं। नाम से ही क्लियर हो कि ये यूनिट होगा, मास रिलेटेड चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है ये यूनिट। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो एक लाइन लिख सकते हैं, इट इज यूनिट ऑफ मास used to express mass of microscopic particles। माइक्रोस्कोपिक मतलब जिनका मास बहुत ही कम होता है, डायमेंशन बहुत ही नेग्लिजिबल डायमेंशन टाइप का होगा थिंकिंग। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड, आयंस वगैरह वगैरह etc। ये यूनिट है जहाँ पे अगर हम लोग बोलते हैं किलोग्राम अगर यूनिट है, तो 1 किलोग्राम का एक सेंस होगा, उसका एक डिफिनीशंस होगा, फिजिक्स में वो बताया जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बोल रहे हैं कि मास का यूनिट एएमयू या यू है, उसके एक यूनिट का मास क्या होगा, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वेयर 1 AMU या 1 U कंटेन्स या रिप्रेजेंट 1/12 mass of 1 atom of C612 आइसोटोप। आइसोटोप्स करने का मतलब एक एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और लेकिन मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, उसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। इन सब टर्म को बारे में बाद में सीखेंगे। मतलब कार्बन का डिफरेंट फॉर्म नेचर में एग्जिस्ट करता है, कार्बन आइटम का डिफरेंट फॉर्म नेचर में एग्जिस्ट करता है। उसमें से किस तरह के कार्बन आइटम का लेना है, तो इस तरह के कार्बन आइटम, इस तरह का रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इस रिप्रेजेंटेशन से आपको क्लियर है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 प्रोटॉन्स होंगे, और 12 में से 6 हटाओगे तो 6 न्यूट्रॉन्स होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन से बना हुआ एक सिस्टम जिसको हम लोग कार्बन आइटम बोल रहे हैं, उस एटम के, एक एटम के 12th भाग का जो भी मास होगा, उस मास को हम लोग 1 AMU कहेंगे। मतलब अगर न्यूमेरिकली अगर देखा जाए तो 1 AMU जो कि 1 U के बराबर है, सिंपली क्या कहा जा रहा है, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C612। तो एटम अगर ये ऐसा है, तो इस एटम के बारे में तो सिखाया गया, अभी पिछले क्लासेस में सिखाया गया कि एटम के बारे में कैसे विजुलाइज करना है। इस सिंबल से अगर एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस सिंबल से साफ क्लियर है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होंगे, और 6 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स जो उसके सेंट्रल पार्ट में एग्जिस्ट करेंगे।
तो एक एटम का मास अगर कहा जा रहा है तो एक एटम का मास क्या होगा, इनके मास के सम के बराबर होगा। सो इसको सिंप्लीफाई अगर करना होगा तो 1/12 इंटू 6 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन के मास को एम से कह दे तो टोटल इलेक्ट्रॉन की वजह से मास कितना आएगा, 6 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। 6 प्रोटॉन की वजह से तो 6 इंटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन। ऐसा ही कहा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन के मास को तो हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, तो इसको हटा दिए तो क्या होगा बताया जाए। तो ये वैल्यू हट जाएगा, तो 1/12 इंटू 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन। इनका वैल्यू तो हमको पता है, बताया गया है कि क्या होता है। तो इनका अगर वैल्यू रखा जाए, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताए थे 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, मास ऑफ प्रोटॉन बताया गया है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, मास ऑफ अगर न्यूट्रॉन देखा जाए तो 1.68 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। इनके रेस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको मान ले रहे हैं लगभग अप्रोक्सीमेटली 0। तो ओवरऑल इस एटम का जो मास होगा वो प्रोटॉन के टोटल मास और न्यूट्रॉन के टोटल मास के सम के बराबर होगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करें हम लोग तो सिंपली क्या होगा, 6 कॉमन लेंगे तो 6/12 1/2 हो जाएगा। सिंपली क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई 2। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर वैल्यू रखते हैं इसमें तो वैल्यू का कितना आ जाएगा 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। जबकि ये वैल्यू, अगर ये वैल्यू निकाला जाए तो आता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम एक्सपेरिमेंटली। तो अगर ये वैल्यू एग्जैक्ट बाय डिफिनीशन है कि 1 AMU कहने का बेसिक मीनिंग क्या होगा कि 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C612, और जिसका वैल्यू एक्सपेरिमेंटली दिया गया है, साइंटिस्ट लोग मेजर किए तो वैल्यू आया 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ये वैल्यू आया। तो इसको निकालने के लिए अपना जो लॉजिक लगाएं कि 1 AMU मतलब अगर 1/12 कहते हैं मास ऑफ 1 एटम, और एक एटम कहने का बेसिक मीनिंग इसका क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो एक एटम का मास मतलब इतने इलेक्ट्रॉन इतने प्रोटॉन इतने न्यूट्रॉन का मास। तो इनके मास को अगर जोड़ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के मास को नेगलेक्ट करें इसके रिस्पेक्ट में और सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है। यह है 1.66 तो वैल्यू है 1.675। तो कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ कड़ी छूट गया है। तो इसको सोचा जाए कि क्या मिस्टेक हो रहा होगा या कैसे समझाया जाए कि क्या हो सकता है। तो ध्यान से समझते हैं हम लोग कि क्या हो रहा होगा। तो अगर इस तरह से देखें हम कि कोई भी एटम का फॉर्मेशन अगर हो रहा होगा, अगर हम एटम कह रहे हैं एटम कह रहे हैं तो एटम इज कंसिस्टिंग ऑफ क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। समझने की कोशिश करेंगे इस चीज़ों को। सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कलेक्शन से क्या बनता है, एटम बनता है। जैसे अगर हमको एटम बनाना है ये C612 एटम बनाना है, इसका मतलब क्या चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो इसको क्यों नहीं एटम कह रहे हैं, इसको क्यों एटम कह रहे हैं। तो एटम एक सिस्टम है। सिस्टम कहने का बेसिक मीनिंग होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स इसके सेंटर के आसपास होंगे और इलेक्ट्रॉन्स इसके
आउटर पार्ट में होंगे, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जहाँ कहीं भी ये सिस्टम जाएगा साथ साथ इंटीग्रल फॉर्म में जाएगा। लेकिन ये सब तो आइसोलेटेड से, इनको कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक जगह आएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही तो बना होगा एटम का फॉर्मेशन, क्योंकि सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जो हम लोग बिग बैंग थ्योरी है वो बताता है कि इस पूरे यूनिवर्स में हर एक चीज़ का कैसे कैसे फॉर्मेशन हुआ। तो उस एक्सप्लोजन पे सारे के सारे शुरुआत में क्या होंगे, क्लाउड्स के फॉर्म में होंगे। हाई स्पीड्स में जब डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब विस्फोट हुआ होगा, ब्लास्ट हुआ होगा, तो सारे मैटर हाई टेम्परेचर पे एक तो क्लाउड्स के फॉर्म में होंगे, कोई भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा नहीं, और हाई स्पीड से इस पूरे स्पेस में एक दूसरे को क्या कर रहे थे, सेपरेट करते हुए दूर भागने की कोशिश कर, क्योंकि सबके पास स्पीड आ गया होगा। अब जैसे जैसे सिस्टम एक्सपैंड कर रहा होगा, जब एक्सप्लोजन हुआ पूरा का पूरा मैटर अगर पूरे गिवन यूनिवर्स में एक्सपैंड करने लगा तो ऑब्वियस बात है कि कूलिंग डाउन होगा। कूलिंग डाउन होने से उनका स्पीड क्या होगा, घटेगा, और इंटरैक्शन डोमिनेट करने लगा। तो उन्हीं क्लाउड की वजह से अलग अलग इंटरैक्शन से अलग अलग जोन में अलग अलग पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स का फॉर्मेशन हुआ, और सारे पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होगा। डिटेल अगर पढ़ेंगे हम लोग तो एग्जैक्ट चीज़ को समझा सकता है, बस हम समराइज वे में समझा रहे हैं कि एक्सप्लोजन के बाद कूलिंग डाउन होने की वजह से सफिशिएंट टाइम मिला क्लाउड्स को, तो वो या उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स टाइप के फंडामेंटल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, और उनके कलेक्शन से धीरे धीरे टाइम के साथ एटम का फॉर्मेशन हुआ। एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, मॉलिक्यूल कलेक्शन से मैटर, अब मैटर आपस में जुड़ते चले गए, तो छोटे से लेके बड़े से बड़े यूनिवर्स के अंदर जो प्लैनेट हैं, स्टार हैं, सैटेलाइट्स हैं, इन सब का फॉर्मेशन हुआ। तो वही हम कह रहे हैं कि कोई भी एटम अगर फॉर्म हुआ है तो ऑब्वियस बात है कि कुछ ना कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स का यूज होगा। जैसे कार्बन का यूज किए होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स का ज़रूरत होगा। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो कह रहा है कि ये आइसोलेटेड फॉर्म में माने हैं और ये कंबाइंड फॉर्म में। तो जब कभी भी आइसोलेटेड अगर कंबाइंड फॉर्म में होगा तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा। इसका मतलब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन सम सम मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्या, E इक्वल टू mc²। इसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ाई होगी, मास डिफेक्ट्स के टर्म में बात करते हैं हम लोग। लेकिन खैर हम लोग का शुरुआत लेक्चर है केमिस्ट्री का, तो थोड़ा बहुत ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं कि एटम का जब फॉर्मेशन होता है तो सब एटॉमिक पार्टिकल की सहायता से जब ये बन रहा होगा तो इनका कुछ मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। दैट मीन्स सम एनर्जी इज रिलीज्ड, जो कि भाग गया होगा, मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो अगर हम लोग इसका पूरे सिस्टम, अगर हम लोग इसका 1/12 करें, जो भी मास आया होगा, और ये जो एटम बना इसका 1/12 करें, तो दोनों का मास सेम नहीं होगा, क्योंकि इस साइड जो रिएक्टेंट साइड कर रहे हैं हम, इसका मास इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, क्योंकि जब ये इसमें कन्वर्ट हुआ था तो सम मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, तो बचा हुआ मास ऑटोमेटिकली कम होगा पहले से। तो अगर हम इसका 1/12 करें और इसका 1/12 करें तो ये वैल्यू ज़्यादा होगा और ये वैल्यू कम होगा। इसी वजह से हम जब इसके हिसाब से चल रहे थे कि हाँ इस आइटम में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन्स है, तो हम लोग इनके मास को अगर जोड़ दें तो एटम का मास निकलेगा, और उसका बढ़ावा भाग कर रहे थे तो वैल्यू ज़्यादा आ रहा था। जबकि बाय डेफिनेशन एक एटम के 12 मास है, ना कि सभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के आइसोलेटेड मास के सम का 1/12 है। ऐसा डेफिनेशन नहीं है, इसलिए हम एग्जैक्टली नहीं कहेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, अप्रॉक्सीमेटली। तो अब समझ में आ जाना चाहिए कि अगर इस हिसाब से आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगा, जबकि 1/12 एक एटम का है, तो कुछ ना कुछ मास एनर्जी में अगर कन्वर्ट हुआ है तो बचा हुआ मास कम होगा। कितना होगा,
तो वो सब चीज़ नहीं बताया जाएगा, इसलिए हम वर्ड यहाँ पे जोड़ दिए हैं क्या, एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि वो सब चीज़ फिजिक्स का पार्ट होगा, मॉडर्न फिजिक्स में क्लास 12th वाले पार्ट में सिखाया जाएगा और बहुत डिटेल से, बहुत आसान चीज़ होता है, लेकिन हम लोग को वो ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम वो पार्ट को स्किप कर रहे हैं। इसलिए वर्ड यहाँ पर हम क्या बोल दिए हैं, एक्सपेरिमेंटली। तो अगर AMU पूछे तो यूनिट है, 1 MU पूछे तो 1 MU एक मास है, जो किस मास को बता रहा है, तो कोई बच्चा इस तरह से बता सकता है या इसका वैल्यू ये बता सकता है। ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट हुआ होगा, तो एक्सपेरिमेंटली, जो कि क्लास फिजिक्स में पढ़ाई होगा। हम लोग कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा वैल्यू ज़्यादा आएगा। क्यों ज़्यादा आएगा, तो उसके लिए एक लॉजिक बताया गया कि एटम का अगर फॉर्मेशन होता है फंडामेंटल पार्टिकल से, तो सम मास कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो अगर इसका 1/12 करेंगे तो ऑटोमेटिकली है कि जो बचा हुआ मास होगा वो उसका 1/12 से वैल्यू ज़्यादा आएगा, इसलिए वैल्यू ज़्यादा आया। लेकिन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के टर्म में सेंस समझा जा सकता है। तो ये था हम लोग का AMU, जहाँ पे 1 MU का वैल्यू इस तरह से डिफाइंड है। बहुत लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यही एटम क्यों और इस एटम में यही आइसोटोप्स क्यों, तो उसका एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जो कि हम लोग को अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए उस पार्ट को स्किप कर रहे हैं। अगर ज़रूरत होगी तो हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन साइंस में अभी उसका ज़रूरत नहीं है। बस हम लोग को पहले फंडामेंटल क्या क्या चीज़ होता है उसको समझ लेते हैं, फिर ज़रूरत होगी तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 1 AMU जो डिफाइन किए वो सिंपली क्या किए, 1/12 ऑफ या 1/12 मास ऑफ one atom C612। और इसको हम लोग इस तरह से समझाएं, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं कि 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स यहाँ पे था, और अभी हम लोग सिखाएं इसको कि ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स बाहर होगा। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स ये बना हुआ है, तो क्या ये कह सकते हो कि यहाँ के प्रोटॉन्स का मास और यहाँ के प्रोटॉन्स का मास सेम होगा कि डिफरेंट होगा, तो डिफरेंट होगा, क्योंकि जैसे ही ये सिस्टम इसमें कन्वर्ट होगा सब मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम तरह से न्यूट्रॉन तो डिफरेंट होगा। इसीलिए एटम के अंदर जो न्यूक्लियस में रहता है उसको प्रोटॉन न्यूट्रॉन ना कह के एक और वर्ड हम लोग यूज करते हैं, उसको कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स जैसे क्लास में अगर बॉयज है गर्ल्स है तो बॉयज तो होगा ही, गर्ल्स तो होगा ही, लेकिन क्लास का एक डेकोरम होता है, इस कारण से उसको हम लोग कंबाइंडली एज ए स्टूडेंट भी कहते हैं। तो स्टूडेंट दोनों को रिप्रेजेंट कर देगा, बॉयज़ को भी और गर्ल्स को भी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बॉयज़ और गर्ल्स का एग्जिस्टेंस नहीं रहा, लेकिन एक क्लास का डेकोरम है, क्लास का एक सिस्टम है, उसके हिसाब से आप दोनों को कंबाइंडली स्टूडेंट बोल सकते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होने की वजह से दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स किसको किसको रिप्रेजेंट करता है, तो न्यूक्लियॉन्स आप प्रोटॉन को भी कह सकते हैं, न्यूट्रॉन को भी कह सकते हैं, एंड प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन्स बोथ को कह सकते हैं। ठीक है। तो अगर एक एटम का मास बोले तो एक एटम का मास कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है, तो हम लोग बताएं क्या यहाँ कि किसी भी एटम का मास न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड होता है। तो एक एटम का मास, किस तरह का एटम, C612, तो C612 एक एटम का मास क्या होगा, तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन ना करके क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो क्या इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं कॉन्सेप्ट फर्दर कि 1 AMU या 1U विल बी इक्वल टू 1/12 ऑफ, एक एटम का मास है तो एक एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स हो जाएंगे, तो 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन को भी न्यूक्लियॉन कहेंगे
और न्यूट्रॉन को भी न्यूक्लियन कहेंगे। तो दैट मीन्स 6 न्यूक्लियन इसकी वजह से और 6 न्यूक्लियन इसकी वजह से, तो इसमें 12 न्यूक्लियंस है। दैट मीन्स mass of one atom will be equal to 1/12 of 12th, mass of 12th nucleons of carbon atom। तो 12 कॉमन ले लो, सिंपली क्या हो जाएगा 12/12 इंटू मास ऑफ 1 न्यूक्लियन। न्यूक्लियन मतलब one which resides in the nucleus। reside into the nucleus। तो 12 से 12 कट जाएगा, तो सिंपली 1 AMU या 1 U इक्वल टू सिंपली क्या है मास ऑफ 1 न्यूक्लियन, जो कि वैल्यू कितना है इसका 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, या ग्राम में अगर बात करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 से। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट विजुलाइजेशंस करा रहा है हम लोगों को। क्या करा रहा है कि कोई भी एटम का जो मास था वो न्यूक्लियस में था, और न्यूक्लियस में जो भी रहता है उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और न्यूक्लियॉन्स, हर न्यूक्लियॉन का मास जो है वो ये है। तो किसी भी एटम का मास निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर एक न्यूक्लियॉन का मास पता चल गया और कोई हमको बता दे कि किसी पार्टिकुलर एटम में कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, तो एक न्यूक्लियॉन का अगर मास पता है और ये हमको बता दिया गया है कि कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, तो उससे मल्टीप्लाई करके उस एटम का मास निकाला जा सकता है। इसी कारण से इसे डिफाइन किया गया है। तो एक क्रूशियल लिंकेज बताया गया कि कोई भी एटम के अंदर जो मास आ रहा है वो न्यूक्लियॉन की वजह से इफेक्टिव आ रहा है। केमिस्ट्री में मेजरमेंट के हिसाब से हम लोग जो बात कहेंगे वो ओवरऑल मास जो आएगा वो न्यूक्लियॉन से आएगा। तो एक हम लोग कनेक्टिविटी रखे थे पिछले क्लास से ही रखते आए हैं, वो क्या है कि मैटर में जो मास आता है वो आता था मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल में जो मास आता है वो एटम से, और एटम में जो मास हम लोग इफेक्टिवली मानेंगे वो किससे आएगा न्यूक्लियॉन से। जहाँ पे मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन, मास ऑफ 1 न्यूक्लियॉन का वैल्यू कितना है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो कोई भी आइटम दिया रहा है, फॉर एग्जांपल अगर सोडियम दिया हुआ है 11 और 23, तो 23 यहाँ पे क्या पता है कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स है, तो हमको ये पता चल गया कि इस एटम में कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे, तो इसका मास नहीं निकलेगा। तो एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा एक एटम के मास को, तो 23 इंटू हर न्यूक्लियन का मास कितना होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, या इसको हम लोग 1 U भी बोलते थे, लिखे थे। तो वैल्यू क्या हो जाएगा 23 U। अगर हमको आयरन दिया रहे, हमको केवल चाहिए या केवल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का नंबर, न्यूक्लियॉन्स, तो ये जो नंबर होता है इस कारण से इसको बोलते हैं हम लोग मास नंबर भी, मास नंबर। तो इसको मास नंबर कह सकते हो या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहा जा सकता है। अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग यूज होगा, आगे हम लोग देखेंगे। इसको बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास भी।
अभी हम लोग केवल सिखा रहे हैं कि मास का नंबर ऐसा नंबर है जो मास जनरेट कर रहा है। अगर 56 है तो इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? तो 56 और हर का मास यू है तो 56 यू हो जाएगा। तो यहाँ से समझ में आ गया कि न्यूक्लियॉन जिसका मास इतना लेते हैं उसकी रहने की वजह से एटम में मास आता है, और एटम मॉलिक्यूल को मास देगा, मॉलिक्यूल मैटर को मास देगा, और मैटर के अलग अलग कलेक्शन से अलग अलग तरह का साइज का, डायमेंशन का मैटर का फॉर्मेशन होगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग इसी एटॉमिक मास को बताते हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। तो एटॉमिक मास हम लोग इसको बोले या इसको बोले, तो दोनों तो एटम का ही मास है, दोनों को बोला जाएगा। लेकिन जब हम लोग लिखते हैं तो ये फॉर्म ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाता है, क्योंकि अगर एक किसी भी एटम का मास अगर यू के टर्म में लिखते हैं तो जो नंबर आता है वो नंबर हमको बता देगा कि उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, कितना उस एटम का मास होगा, उसके हिसाब से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का अगर नंबर पता चल जाएगा तो उसमें 1U से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एटम का मास निकाला जा सकता है। तो कह रहे हैं कि ये और ये क्या सेम है कि डिफरेंट है? तो सेम है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर आएगा ही, तो भी एक एटम का मास होगा और ये भी एक एटम का मास होगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि ये रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि इस रिप्रेजेंटेशन में एक जो नंबर है वो नंबर हमको इंडिकेट करेगा, इन्फॉर्म करेगा कि उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स या न्यूक्लियॉन्स होंगे। इसलिए जब भी यूज करेंगे एटॉमिक मास हमारे रिप्रेजेंटेशन में, एग्जैक्ट यही नहीं होगा, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, रिप्रेजेंटेशन में हम लोग यही यूज करेंगे। तो अगर एटॉमिक मास को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? तो एटॉमिक मास तो कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज मास, नाम से ही क्लियर होना चाहिए, एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम। तो इट इज मास ऑफ वन एटम इन यू। फॉर एग्जाम्पल सोडियम ले रहे थे तो सोडियम 23, इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 23 और उसमें यू लगा दो, मतलब बेसिकली ये कहना चाहता है 23 इंटू 1U। 23 न्यूक्लियॉन्स हो गया और हर न्यूक्लियॉन का मास 1U है। आयरन 56, इसका एटॉमिक मास हो गया 56U। तो कोई एक एटम अगर है तो इस एटम का मास रेफरेंस मास का कितना होगा? हाँ, तो यहाँ से भी पता चलना चाहिए कि जो रेफरेंस मास हम लोग लिए थे वो 1U क्यों लिए थे, क्योंकि जो मास का जेनेसिस हो रहा है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा हम लोग कंसिडर कर रहे हैं? न्यूक्लियॉन का मास। तो जितने भी मास, अगर हम रिलेटिव टर्म बात करेंगे कौन कितना टाइम्स हेवियर है, तो हम लोग इसी रिलेटिव मास के लिए जो रेफरेंस मास यूज करते हैं वो है न्यूक्लियॉन का मास। जैसे हम चार्ज के लिए बताए थे रिलेटिव चार्ज, तो वैल्यू लेते थे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और उसका वजह क्या बताए थे? क्योंकि हमारे सिलेबस में उससे कम चार्ज अवेलेबल नहीं है। तो मास का वैल्यू क्यों लिए थे 1.66 इंटू 10⁻27? उसका क्या आंसर होगा? तो अभी हम लोग देखें कि मैटर में मास मॉलिक्यूल से आता है, मॉलिक्यूल में मास एटम से आएगा, एटम में मास जो आता है वो न्यूक्लियॉन से आता है, और न्यूक्लियॉन ही हम लोग मानेंगे कि फंडामेंटल मतलब नेचर का है जो मास को ट्रांसफ़र कर रहा है। इसलिए जो भी रिलेटिव मास का कैलकुलेशंस होता है वो एक न्यूक्लियॉन के मास के रिस्पेक्ट में होता है, और एक न्यूक्लियॉन का मास 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होगा। तो एक एटम का मास भी निकाल सकते हैं, क्या होगा? रिलेटिव। तो किसी भी एटम का रिलेटिव मास जो निकालना होगा वो 1U के रिस्पेक्ट में होगा। तो नेक्स्ट वर्ड यूज करते हैं हम लोग, रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा?
it is a number which indicate how many times mass of an atom is heavier than 1 U। 1U या 1 MU, 1 MU को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आज के डेट में उसको 1U से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे भी क्लियर था कि एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ क्या, रिलेटिव। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, निकालने का तरीका था, सिखाए थे फर्स्ट क्लास में ही सिखाया है कि कैसे किसी चीज़ का रिलेटिव निकलता है। तो एक रेफरेंस मास होगा, तो किसके रेफरेंस में बात करना है, 1U, तो 1U, और ऊपर किसका, जिसका भी निकालना है रिलेटिव, तो एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास बाई 1U। तो एक तरह से ये नंबर देगा, इसलिए बताया गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा, एक नंबर होता है, ना कि मास होता है। तो अगर हम सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास पूछे तो क्या होगा, 23U और डिवाइडेड बाई 1U, तो U और U क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये जो नंबर होता है वही रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। तो इस नंबर के बारे में बहुत सा वर्ड यूज कर लिए। कोई भी नंबर जो आ रहा था यहाँ पे, एक मास नंबर था, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स था, और यही अगर से मास जनरेट हो रहा है तो 1U के रेस्पेक्ट पे कितना टाइम्स होगा, तो वही नंबर आएगा, 56 ही आएगा या 23 आएगा, जो जैसा आइटम होगा वैसा ही टाइप से आएगा। इसलिए इस नंबर का दूसरा नाम भी क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिलेटिव एटॉमिक मास इंटू 1U इक्वल टू एटॉमिक मास। दैट इज कि इफ नोट करके लिख ले सकते हैं हम लोग कि RAM इक्वल टू अगर X है तो एटॉमिक मास कितना होगा, RM कोई भी एटम का जो ऊपर लिखा हुआ है वो नंबर को RM कर रहे हैं, अगर X है तो एटॉमिक मास कितना होगा, उसमें 1U से गुना कर देंगे तो XU हो जाएगा। ठीक है, तो ये वर्ड हम लोग सीखे, रिलेटिव एटॉमिक मास या इनफाइड मास, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन किए, और नेक्स्ट वर्ड जो पढ़े हम लोग एटॉमिक मास पढ़े।